नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सूर्यास्त हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा तेज है कि सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देश ईरान के साथ एक नए समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह रणनीतिक बदलाव हकीकत बनता है तो यह अमेरिकी विदेश नीति और डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। जो खाड़ी देश मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सुरक्षा कवच और नीतियों के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते थे, आज वो अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। अमेरिका के सुरक्षा तंत्र से खाड़ी देशों में धीरे धीरे भरोसा टूट रहा है, कम हो रहा है अमेरिका के ऊपर से। अमेरिका की कूटनीति, क्षेत्र में बढ़ते सैन्य दबाव की वजह से खाड़ी के कई देश अमेरिका से दूरी बना लेना चाहते हैं, क्योंकि ना तो अमेरिका की सुरक्षा गारंटी काम आई, ना ही अमेरिकी डॉलर काम आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक युद्ध नीति पर भी कई देश सवाल उठा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बताते हैं कि कैसे खाड़ी देश अमेरिका से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पर ट्रंप की बदलती नीति से मिडिल ईस्ट के देश बहुत नाराज हैं। सऊदी, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों ने नाराजगी जताई है और अब वो ईरान के साथ एक नए सुरक्षा कवच को रूप देना चाहते हैं। खबर यह भी है कि ईरान से कुछ देश गुपचुप तरीके से डील करने की कोशिश में लगे हैं। खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। यूएस की नीति स्पष्ट है कि वो वॉर करेगा, जिससे खाड़ी देशों में सुरक्षा जोखिम बढ़ रहा है। उनका कारोबार ठप है, वो तेल नहीं बेच पा रहे, टूरिज्म ड्रॉप हो रहा है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो जो मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से जिसे सेफ हेवन कहा जाता था, वो तबाही और बर्बादी के नर्क में तब्दील हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट के देशों की है। इसलिए ईरान और मिडिल ईस्ट आपस में ही डील कर लेना चाहते हैं, और अगर ये डील होती है तो अमेरिका इस क्षेत्र में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ जाएगा, जिसका सीधा असर अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति सब पर होगा। खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग देखते हुए ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले वाले बयान से एक बार फिर यू टर्न लिया है। और आपको याद होगा कि इस बयान में आपको सुनवाते हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर ही ईरान पर हमला टाला है। सुनिए। Says to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on hormones, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. जाहिर सी बात है, अमेरिका प्रेशर में है। अब तक अमेरिका ईरान पर प्रेशर बना रहा था, लेकिन अब अमेरिका प्रेशर में, मिडिल ईस्ट देशों का प्रेशर और खाड़ी में अमेरिका का प्रभाव सिमटता दिख रहा है। दशकों तक इस इलाके की सुरक्षा कमान संभालने की जिम्मेदारी रखने वाले अमेरिका के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि खाड़ी देशों को अब अमेरिकी गारंटी पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि बाहरी ताकतों पर डिपेंड होने की बजाय अपनी आर्मी को स्ट्रांग करें, अपने अलायंस को स्ट्रांग करें, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ज्यादा स्ट्रांग करें, वो बैलेंस क्रिएट करें। तो क्या खाड़ी देशों का ये नया रुख इस बात का संकेत नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सूर्यास्त का वक्त हो चुका है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका।
और पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से थोड़ी देर में लाइव होंगे हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे। पहला सवाल के सिन्हा सर आपसे, जो सिनारियो बन रहा है अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में, क्या ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सूर्यास्त की शुरुआत है? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए ये अमेरिका का जो एक सुपर पावर का स्टेटस का जो डिक्लाइनिंग पावर का ये शुरुआत, आप बोलेंगे सूर्यास्त तो है ही है। मिडिल ईस्ट से वहां से उनका निकलना जो आपने सवाल किया है, एब्सोल्युटली ये तो दिखता है, प्लेटर में दिखता है। जो चीजें हुई, दो गारंटीज थी वेस्ट एशिया से, क्योंकि अमेरिका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1953 में जब उसने ईरान के अंदर में अपने ही लोगों को बैठा करके 1979 तक उनके ऑयल के ऊपर मोरलेस उनका कब्जा था। उसके बाद 74 में आपको याद होगा उन्होंने सऊदी अरेबिया से पेट्रो डॉलर की, और पेट्रो डॉलर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपसे जब तेल खरीदते हैं तो जो उसकी भुगतान होगी आप जो करेंगे वो डॉलर में होगा। आप किसी को भी बेचेंगे तो डॉलर में बेचेंगे तेल, और वही पेट्रो डॉलर की है जिसके कारण अमेरिका इतनी ऊंचाई तक गया है। अब जो बातें हो रही हैं खास करके वहां पर, और एक दूसरी कि हम आपको इसके एवज में सिक्योरिटी गारंटी देंगे। आपने देखा सिक्योरिटी गारंटी क्या है। उनके जो बेसिस हैं 19 बेसिस हैं, और हम खाड़ी के देश में जब बात करते हैं, कुवैत को ले लीजिए, बहरीन में लीजिए, बहरीन में तो 5th उनकी फ्लीट है, कतार में तो उनका सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, उसी तरह आप आइए यूएई में, और फिर ओमान के अंदर में यदि हम, और सऊदी अरेबिया में, तो इनके एयर बेसिस हैं वहां पर। उन्होंने आज के दिन में तो पहले बिगिनिंग ऑफ द वॉर 50,000 सोल्जर्स के करीब उन्होंने इकट्ठा कर लिया। उसके एवज में जो ईरान ने सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजिक उन्होंने टारगेटिंग की है, उनके बेसिस पे ही हमला किया, और वो उसको कुछ नहीं कर पाए। आज जितनी भी त्रासदी है उसी सिक्योरिटी गारंटी के कारण हुई है, उसका एक मेन रीजन है। और दूसरा जो 74 में इन्होंने किया था सऊदी अरेबिया के साथ कि हम ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लीजिए, ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेंगे तब आप, कोई भी देश खरीदता है तो उससे आपको पेट्रोल मुहैया कराया जाएगा, आपको एनर्जी मुहैया कराया जाएगा। ये दोनों चीज एब्सोल्युटली एक्सपोज हो गए हैं। और डी डॉलराइजेशन की जो बातचीत चल रही है, वो कहते हैं हम अपनी करेंसीज में कर सकते हैं एक दूसरे। ईरान ने एक बहुत बड़ा बेट दिया है, और उसके बाद गारंटी होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मिल करके पूरी व्यवस्थाओं को करेंगे। कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी की क्या जरूरत है? और अमेरिका कुछ ये जमीन पर दिखाई देती है, ना तो उनकी नेवल ब्लॉकेड काम की, ना तो उनकी एयर स्ट्राइक। उन्होंने पहले पिछले साल जो 12 दिन का हुआ था, जो इजराइल ने किया था, लास्ट में उन्होंने जो एक मिडनाइट हैमर किया था, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वहां तो घुसे थे कि हम न्यूक्लियर, मगर मेन चीज है ऑयल एंड पेट्रो डॉलर की कहानी है। और आज के दिन में उनकी नेवल ब्लॉकेड टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर। स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने कभी बंद नहीं किया। इसको ये हुआ है 28 फरवरी को, 3 मार्च को उसने बंद कर दिया स्टेट ऑफ हार्मोज। और अमेरिका के पास में पावर नहीं है, उसने पूरी जोर लगा ली, इसको खोल नहीं सकता। उन्होंने प्रूव किया है, और इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिकली, जब आपको बोध होती है, ज्ञान होती है कि हम मिलिटरली स्ट्रैटेजिकली अपने चीजों को करते हैं। हमारे साथ ऊपर वाले का देन है कि हमारे पास तेल है, और आपका पूरा ज्योग्राफिकल जो इनका ये है, ईरान के पास ज्योग्राफी इनके साथ में नो वन कैन, किसी ने इंटरवीन नहीं किए। तो उस चीज को रियलाइज करके, और 9 करोड़ लोग जो रहते हैं, उन्होंने जिस तरह से साथ दिया है पूरी कंट्री ने, उन्होंने अपनी एक अधिपस्त बना ली है। और आपने बहुत सही बताया, इसका ये सूर्योदय नहीं है, ये इनका सूर्यास्त अभी होने वाला है, क्योंकि टोटली एक्सपोज है अमेरिका। बिल्कुल। कर्नल दिनेश मैन, आपका वर्जन क्या है इस पर? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका का आज की तारीख में अपनी बेसिस को वहां से हिलाना, यानी अपने ट्रूप्स का मूवमेंट करना, चाहे इजराइल में कर रहा हो चाहे बाकी जगहों पे कर रहा हो, वो इसलिए है कि दुनिया के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं,
इनको रोकने के लिए किसी के पास में भी 100% कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। तो ये कह देना कि अमेरिका उनकी मदद नहीं कर पाएगा या दूसरा देश नहीं कर पाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या 100% एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया में नहीं है। तो इस बात को अमेरिका ने रियलाइज किया कि ईरान के दो पहलू थे। पहला पहलू ये कि आपने अमेरिका के एयर बेसिस जो है गल्फ कंट्रीज ने, जिन्होंने भी अपनी जमीन पे रखे हैं, वो हम उनको दुश्मन मानेंगे। नंबर दो, अमेरिका ने देखा कि हम मेरे ट्रूप्स के ऊपर ही इसमें खतरा नहीं बढ़ रहा, मेरे आर्मामेंट ही नहीं खराब हो रहे, बल्कि साथ ही साथ ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, सॉरी, इनके ऊपर भी नुकसान होने की बहुत संभावनाएं हैं अगर वो बड़ा अटैक करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली एक बेसिस को रिट्रीव किया गया वहां से टाइम बीइंग के लिए, बचाने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। ईरान अमेरिका को हरा दिया। मैं इसको बहुत ही बचकाना बात मानूंगा, बिल्कुल बचकाना बात मानूंगा। कारण यह है, ईरान के पास में 1500 के करीब मिसाइल्स हैं, मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से ईरान के अंदर IRGC और पॉलिटिकल विंग्स या सोशल विंग्स के बीच में तनातनी चल रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। IRGC मेन मुद्दा है इस पूरे युद्ध के अंदर, ईरान नहीं। ईरान के अंदर से अगर आप देखें, जब पिछली बार 15 दिन का युद्ध चल रहा था और जब सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप ने हम ये धमकी दी कि हम अब ऐसा युद्ध करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं देखा होगा, अरागची ने तुरंत विदेश मंत्री सऊदी अरब, विदेश मंत्री तुर्की और पाकिस्तान के आसिफ मुनीर से तुरंत फोन मिलाया, बात हुई। इससे पहले अगर आपको याद हो, ओमान के पास में एनवॉय गए थे यूएस के, और ओमान गया था तेहरान, वहां पे बात किया था कि भाई जो आप रूट बोल रहे हो हॉर्मोज के अंदर कि आने का भी और जाने का भी सब हम कंट्रोल करेंगे, आधा पानी आपका है आधा हमारा है, अंदर आने का आप रोक लो, जाने का हमारे को दे दो। ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी जो ईरान ने नहीं मानी, बिकॉज ईरान को अच्छी तरह से पता है अगर हॉर्मोज के ऊपर एक बार क्लियर हो गया तो ईरान बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे पाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट कर्नल साहब, आप अपनी बातों को, जी मुझे लग रहा है आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर हमला करेगा तो अमेरिका ने तुर्की, पाकिस्तान और एक और कंट्री में कनेक्ट किया, राइट? अगर इतना इमेंस प्रेशर था, अरागची ने अगर इतना इमेंस प्रेशर था तो सिंपली ईरान होर्मुज खोल देता और अमेरिका जो है वो हमला टाल देता। वो इतना लॉन्ग प्रोसेस में क्यों जाएगा? अगर इतना ही डर, इतना ही खौफ है ईरान के अंदर तो वो खोल दे होर्मुज, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। चलो मैं आज की तारीख में अगर सऊदी अरब का तेल बंद है तो ईरान का भी बंद है। अगर सऊदी अरब के तेल कुएं खतरे में है तो ईरान के भी खतरे में है। और अगर अमेरिका फुल फ्लैश वॉर करता गल्फ कंट्रीज के साथ और नेटो को मिला के जो और इजराइल को शामिल करके, तो पारस गैस फील्ड से लेकर के जो खुर्दिस्तान का इनका मेन इलाका है तेल का, वहां से लेकर के आपके जो खर्ग आइलैंड्स है, उससे अगर ये तबाह कर दिए गए तो आप मेरे को ये बताइए ईरान के पास रह क्या गया? रह क्या गया? तो ईरान को नहीं लगता कि मैं मारा जाऊंगा, 40 साल पीछे हो जाऊंगा। ये सब समझने, ये सब बातें चल रही हैं और ये बात बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है। अगर ये बातचीत जो अभी ओमान के अंदर चल रही, जहां पे अपने ईरान से जो है विदेश मंत्री अरागची वहां गए हुए हैं, इनके कालीबाग भी वहां पे बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही, नए रूट के ऊपर चल रही, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि पहले जैसी स्थिति चाहिए। तो मेरा मानना यह है, अगर डोनाल्ड ट्रंप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं चाहता ट्रंप बचाने की कोशिश कर रहे, एक बड़ा स्टेटमेंट आपकी तरफ। इमरान खोकर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए विवेक भाई, सबसे पहले तो मेरे लीड पैनलिस्ट को आदाब अर्ज और जय हिंद। जय हिंद। मुझे हमारे कर्नल नैन साहब की बात सुन के बड़ी हंसी आ रही थी कि ईरान अगर अब भी नहीं माना तो 40 साल पीछे चला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए एक देश जो 46 साल तो वैसे ही आप लोगों से पीछे था, इतने सैंक्शन झेलने के बावजूद, एक देश जिसने 15,000 से ज्यादा स्ट्राइक झेल ली। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड 9/11, लेकिन सोचिए कि एक स्ट्राइक के ऊपर पूरा देश घुटनों पे आ चुका था, और एक देश पे आप 15,000 स्ट्राइक कर दे फिर भी वो आपके सामने खड़ा हुआ है। और हम मान रहे हैं कि ईरान जीता नहीं है सर, हम स्पष्ट मान रहे हैं, क्योंकि जब हम लड़ने किसी से गए नहीं तो जीतेंगे कैसे? लेकिन हम इस चीज में सेफ है कि हमने अपने आप को डिफेंड किया।
हमने डिफेंड किया दुनिया की 2 सुपर पावर से अपने आप को, जिनके पास न्यूक्लियर पावर था लेकिन वो हमारी जमीन पर कदम नहीं रख पाए। हमने आपको अपने आप को डिफेंड किया एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह पे कि आपके पास इतना बड़ा नेवल ब्लॉकेट, जॉर्ज वॉशिंगटन से बड़े बड़े आपके नेवल शिप, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ, लेकिन आप हॉर्मुज नहीं घुस पाए। हमने अपने आप को डिफेंड किया इकोनॉमिकल क्राइसिस से, हमने अपने आप को डिफेंड किया वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर आए हुए क्राइसिस से। स्टिल वी आर फाइटिंग। तो सर इससे जीत नहीं कहते, लेकिन इससे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए अपना डेटरेंस है कि सब हम तो लड़ेंगे, अपने वजूद की लड़ाई है, हम अपने आप को लीबिया नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, हेजेमनी की बात थी, वो अमेरिका जो आए दिन दुनिया के किसी भी देश को चमकाना, देश के राष्ट्रपतियों की बदतमीजी से बात करना, उनके ड्रेसिंग सेंस पे बात करना, टेरर वॉर, टेरिफ वॉर लगा देना, ये सारे काम करने वाला अमेरिका आज जो है वो बार बार यूए की बात मान रहा है, सऊदी अरब की बात मान रहा है। अरे सर, जब आपको बात मानी 6 महीने कर दिए, चाहते क्या है? डू और डाई वाला काम कीजिए, आप तो आ जाइए ना ग्राउंड पे, लड़ लेते हैं, खत्म कर देना आईआरजीसी को, खत्म कर देना आप मुस्तफा खामनई को, खत्म कर देना आप वहां की रिलीजियस लीडरशिप को, आइए अंदर, यू आर वेलकम। अब आपको मैं बार बार एक बात बता, प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा बड़ा सीधा सा है कि साहब आईआरजीसी और वहां की रिलीजियस जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर तनातनी चल रही है, वहां की जनता के बीच में, आईआरजीसी के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सुन के 6 महीने हो गए विवेक भाई, लेकिन किसी भी तरह का हमने पब्लिक की तरफ से ना तो गुस्सा देखा। इवन आप डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैं पावर प्लांट उड़ाऊंगा, और वो पब्लिक बिना किसी डर के उस पावर प्लांट के पास जाके खड़ी हो जाती है। ये हिम्मत अमेरिका के अंदर किसी नागरिक में है? अगर कल ये पता चले कि अमेरिका के शहर में बॉम्ब गिरने वाला है तो वो अमेरिका का शहर खाली हो जाएगा, ये डर है। और ये ईरान के अंदर उल्टा है कि ठीक है आप हमारे देश को खत्म करना ठीक है, आपको कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कर्नल साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर पूर्णिमा जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। पूर्णिमा जी बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, इमरान को मेरी बातों पे हंसी जरूर आएगी, लेकिन हॉर्मुज के अंदर जो सब लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, ये है फलाना ढिमकान, कारगिल के युद्ध के अंदर चढ़ी खड़ाई के ऊपर पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे, धुआं निकल दिया था उनका जब अपनी पे आए थे। ये गलतफहमी दिमाग से निकालिएगा कि अमेरिकन फोर्सेस जो है ईरान से ज्यादा कमजोर हैं। अभी उन्होंने अटैक नहीं किया आपके किसी भी मेजर इंस्टॉलेशन पे, एक्सेप्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, जहां पे कि ग्राउंड बंकर बस्टर बॉम्ब डाले गए थे GBU-57, अभी तक नहीं किया। लेकिन अगर आप सोचिएगा, इजराइल को आप क्या सोचते हैं कि आप ये ठंडा हो गया तो इजराइल चुप हो जाएगा? ये सोच रहे हैं आप? गलतफहमी में है क्या? जब तक आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये दुश्मनी पाल के रखेंगे, तलवार आपकी गर्दन पे रहेगी ही रहेगी। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। और वैसे शेर बनना तो ठीक है, अच्छी बात है, बनिएगा। मैं मानता हूं कि अभी तक जो मिसाइलों का जखीरा 30 साल तक आपने इकट्ठा किया था, उसमें से काफी कुछ आपने इस्तेमाल किया और काफी कुछ उसका रिजल्ट आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।